हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल एकेडमी ए सेंटर ऑफ ज्ञान दर्शन। मैं राजकुमार आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो हम लोग मूल रूप से देखेंगे कि कैसे कोशिका में कोशिका का विभाजन होता है, इसकी कितनी अवस्था होती है और कौन कौन सी अवस्था किस तरह से काम करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जंतु विज्ञान में यानी जंतु कोशिका में कौन सा विभाजन सबसे ज़्यादा कारगर साबित होता है। इसके बाद और देखते हैं कि जो पादप जगत होता है उसमें कौन सा कोशिका विभाजन होती है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यह व्यवस्था किस तरह से वर्क करती है। तो इस व्यवस्था को हम देखने के लिए जानते हैं कि इस अवस्था में कौन कौन सा विभाजन होता है। सबसे पहली बात कि कोशिका विभाजन कब हुआ, तो 1855 में विरचाओ ने किया। जो सबसे पहला हेडिंग है 1855 में विरचाओ ने कोशिका विभाजन किया। आप जानते हैं कोशिका विभाजन को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। कहने का मतलब यह असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और सूत्री विभाजन। अब हम तीनों की परिभाषा को एक एक करके देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि असूत्री विभाजन किसे कहते हैं। असूत्री विभाजन वह विभाजन जो एक कोशिकीय कोशिका में होती है, जैसे जीवाणु, नीलहरित, शैवाल, ईस्ट अमीबा और प्रोटोजोआ। ये सब जितनी होती है इस अवस्था में, इस अवस्था में हम जानते हैं कि जो पाया जाता है वो एक कोशिकीय विशेषता में देखा जाता है। ठीक है। अब दूसरी बात देखते हैं माइटोसिस सेल डिवीज़न। ये माइटोसिस सेल डिवीज़न जर्मनी वैज्ञानिक वाल्थर फ्लेमिंग ने किया था और इसका खोज। और इसके बाद जानते हैं ये पादप तथा जंतु कोशिका में जो कोशिका विभाजन होता है यह सब माइटोसिस सेल डिवीजन की वजह से ही होता है। और इसका नामकरण 1882 ईस्वी में किया गया था। इसका नामकरण 1882 ईस्वी में किया गया था माइटोसिस के नाम से। यह विभाजन कायिक कोशिका यानी सोमेटिक सेल के रूप में पाया जाता है, सोमेटिक सेल के रूप में पाया जाता है। और ये जो कोशिका होती है सबसे विस्तृत कोशिका होती है। इस कोशिका में समसूत्री विभाजन को 5 चरणों में बांटते हैं। इस कोशिका को हम 5 चरणों में बांटते हैं। पहली जो अवस्था होती है उसे हम लोग इंटरफेस के नाम से जानते हैं। दूसरी जो अवस्था होती है उसे हम लोग पूर्वावस्था यानी प्रोफेस के नाम से जानते हैं। तीसरी अवस्था मध्य अवस्था यानी मेटाफेस। और चौथी अवस्था जो होती है पार्श्व अवस्था यानी एनाफेस। और पांचवी जो अवस्था होती है उसे टेलोफेस यानी अंत्य अवस्था कहते हैं। ठीक है। अब एक एक करके सबके बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं। थर्ड में हम देख लेते हैं अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस विभाजन। यह विभाजन जर्म सेल में होता है। जर्म सेल कहने का मतलब यह होता है जैसे हम लोग जानते हैं कि लाइबो या डिटोल का जो प्रचार दिखाया जाता है जिसमें बताया जाता है कि हाथों में जर्म, बैक्टीरिया, वायरस हो सकता है, तो इसी प्रकार का ये जर्म्स होता है जिसमें यह विभाजन होता है। ये खास करके जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। और इसकी खोज जो किया था वीजमैन ने इसका खोज किया था। किसने किया था इसका खोज? तो वीजमैन ने किया था। इसका नामकरण जो किया गया था फार्मर और मोरे ने किया था। इसका नामकरण फार्मर और मोरे ने किया था। अब हम जानते हैं कि कौन सी अवस्था को हमको पढ़ना इंपॉर्टेंट है जो हमारे एग्जाम में आता है। तो वो एग्जाम में आता है हमारा यही विभाजन यानी माइटोसिस सेल डिवीज़न जो है ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है और यही हमारा एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बारे में टोटल डिस्क्राइब करके हम जानते हैं। इंटरफेस सबसे पहली अवस्था के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखते हैं इसके कैरेक्टर के बारे में। इसके कैरेक्टर के बारे में हम पढ़ते हैं। इंटरफेस ये जो होता है ये प्रथम चरण होता है। आज इस अवस्था में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्पष्ट दिखाई पड़ता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको इस अवस्था में एक छोटा सा फोटो आपको दिख रहा होगा सर। ये जो छोटा फोटो है इसमें जो छोटी छोटी भाग है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। ये स्पष्ट दिखाई पड़ता है और इसमें जो होता है क्रोमोसोम का जाल बिछा होता है, बहुत उलझा हुआ होता है ये। और इसमें 3 अवस्थाएं पाई जाती है। एक होता है G1 फेस जिसे हम लोग कहते हैं पोस्ट माइटोटिक गैप फेस। दूसरा जो होता है एस फेज जिसे हम लोग कहते हैं सिंथेटिक फेस। और तीसरी जो अवस्था होती है इसे G2 फेस यानी प्री माइटोटिक गैप फेस के नाम से जाना जाता है। अब इसका काम क्या होता है? G1 फेस वह फेस होता है जैसे हम यहाँ पे थोड़ा सा उदाहरण में लिखे थे। G1 फेस कहने का मतलब यह होता है कि इसका आकार को बढ़ाने का काम करता है। कोशिका का आकार को बढ़ाने का काम कौन करता है? G1 फेस। बट डीएनए की कॉपी नहीं करता। G1 फेस डीएनए की कॉपी नहीं करता। और साथ ही साथ जो एस फेस होता है ये निश्चित रूप से डीएनए का कॉपी करता है। और थर्ड जो फेस होता है लास्ट
ये G2 फेज होता है। इस फेज में प्रोटीन का निर्माण होता है। ऐसी प्रोटीन के माध्यम से कोशिका में डेवलपमेंट होता है और वो आगे चल के अगली अगली अवस्था को कंप्लीट करती है। अब दूसरी अवस्था देखते हैं, ये प्रोफेज अवस्था। ये प्रोफेज अवस्था वह अवस्था होती है, इसके बारे में दाहिना साइड में हम लिखे हैं प्रोफेज अवस्था। प्रोफेज के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे गायब होने लगता। कहने का मतलब यह जो साइड साइड में जो बना हुआ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना हुआ, ये जो बना हुआ, ये धीरे 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 गायब होने लगती है। तो इसके बाद आते हैं कि इसमें जो गुणसूत्र होता है उसका जाल धीरे धीरे अलग होने लगता है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाहरी रचना में सेंट्रोसोम का निर्माण करता है। इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बाहरी रचना होती है उसे सेंट्रोसोम भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आप जो अवस्था आती है ये प्रोफेज की अवस्था ही हम पढ़ा रहे हैं और यह एनिमल में पाया जाता है, बट प्लांट सेल में यह अवस्था नहीं पाया जाता है। अब देखते हैं मेटाफेज। मेटाफेज जो कि कोशिका विभाजन की तीसरी अवस्था होती है। इस अवस्था में देखा जाता है, इस अवस्था में स्पाइंडल फाइबर का निर्माण होता है। इस विभाजन में 2 से 10 मिनट का समय लगता है। और इसके बाद वाली जो अवस्था होती है जिसे हम लोग कहते हैं एनाफेज, इसमें देखिए इसमें दिखाना है हमको मेटाफेज। मेटाफेज में क्रोमोसोम की जो संख्या होती है एक सीधी रेखा में आ जाती है, एक सीधी रेखा में मध्य अवस्था में कंप्लीट को करती है। इस विभाजन में 2 से 10 मिनट का समय लगता है मध्य अवस्था यानी मेटाफेज में। अब हम जानते हैं एनाफेज। एनाफेज वह अवस्था होती है जो सबसे छोटी अवस्था के रूप में जाना जाता है। ये 2 से 3 मिनट में कंप्लीट हो जाती है और गुणसूत्र दोनों ध्रुवों की ओर चला जाता है। यानी गुणसूत्र कहने मतलब ये जो रेड जो दिख रहा है हमारा, ये हुआ हमारा क्रोमोसोम, यानी इसे ही हम लोग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। और पुरुष क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो 46 होती है। ये जो 46 होती है, इस 46 में 23 इधर और 23 इधर को कंप्लीट करती है। किंतु इस अवस्था में ये अवस्था डबल हो जाती है, यानी 46 इधर और 46 इस साइड को, यानी ये डंबल का जो आकार होता है ये डंबल का आकार नुमा बन जाता है और डंबल की अवस्था में रहता है और धीरे धीरे यह एक कंप्लीट अंगुली नुमा रूप का धारण कर लीजिए, जिसे हम लोग गल्जी काय कहते हैं। ये लंबी अवस्था जो होती है इसे हम लोग गल्जी काय के नाम से जानते हैं। गुणसूत्र दोनों ध्रुवों पर चले जाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अंतिम अवस्था टेलोफेज। टेलोफेज इस अवस्था में क्या होता है कि एक्स्ट्रा रेज जो होता है वो गायब होने लगती हैं, मतलब कंप्लीट गायब ही हो जाती है और क्रोमोसोम आपस में कुंडलित हो जाते हैं। यानी क्रोमोसोम ये जो होता है इसमें क्रोमोसोम होता है आगे अपने आप को कुंडलित कर देता, मतलब सिकुड़ लेता, मोड़ लेता और एक गोलाकार अंडाकार रूप ले लेता। इस तरह एक मातृ कोशिका 2 पुत्री कोशिका में सेपरेटली कंप्लीट होती है। ठीक है, अब हम जानते हैं इस अवस्था के थ्रू अब ये जानना है हमको कि अर्धसूत्री विभाजन हम तो पहले ही बता चुके हैं, जर्म सेल में होता है। इसका खोज वीजमैन ने किया था। यह जनन कोशिका में होती है। इसका नामकरण फार्मर और मुरे ने किया था। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है किंतु हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये माइटोसिस सेल डिवीज़न ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट, जो कि हमारा एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि माध्यमिक एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम जानते हैं, फिर भी अपने जनरल नॉलेज के लिए हम जान लेते हैं अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं और किस किस अवस्था में पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन तो जान गए, जर्म सेल का डिवीज़न को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन फेज़ 1 और फेज़ 2 2 भाग में पाया जाता है। इसके जो प्रथम चरण होते हैं वो 4 चरणों में पाया जाता है, यानी अर्धसूत्री प्रथम चरण जो होता है ये 4 चरण में पाया जाता है। ये 4 चरण का नाम है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अब जानते हैं इसकी सबसे लंबी अवस्था जो होती है ये प्रोफेज अवस्था होती है, जिसको हम लोग लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकिटीन, डिप्लोटीन और डायकिनेसिस के नाम से जानते हैं। ये जो अवस्था होती है ये टोटल 5 अवस्था होती है इसकी, यानी प्रोफेज की जो अवस्था होती है वो 5 अवस्था होती है। आज हम कोशिका विभाजन की कंप्लीट जानकारी ले लिए। एक फर्स्ट रिकॉल के लिए हम फटाफट इसका एक रिवीजन ले लेते हैं। इस रिवीजन के लिए हम देखते हैं कि आप लोगों को कितना याद हो पाता है। देखते हैं कोशिका विभाजन फास्ट में जल्दी बोलते हैं। इसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में आपको जानकारी देंगे। कोशिका विभाजन 1855 में विरचाओ ने किया था, जो कि हम पहला लाइन में बता चुके हैं। दूसरी, ये 3 अवस्था में पाई जाती है, माइटोसिस और मियोसिस। ऐसे जो एक कोश की कोशिका में जो डिवीज़न होता है उसे हम लोग असूत्री विभाजन कहते हैं। जो जंतु और पादप जगत में जो होता है उसे समसूत्री विभाजन करते हैं।
और जो जर्म सेल में विभाजन होता है उसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं समसूत्री विभाजन को हम लोग 5 चरणों में बांटते हैं, इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टेलोफेस। इस अवस्था में धीरे धीरे जो कोशिका होती है वो 2 अवस्था में बढ़ जाती है। ठीक है, हम जानने की कोशिश करते हैं। प्रथम चरण में जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलग होने लगता है और ये सबसे रेस्टिंग फेज की अवस्था के नाम से जाना जाता है। इसमें ये एक समय हम बताने भूल गए थे, इसकी अवस्था जो होती है ये 23 घंटा की अवस्था होती है। 23 घंटा इसका एक लंबा समय होता है। इस लंबा चरण को ही हम लोग इंटरफेस कहते हैं। इस अवस्था को 3 फेज में बांटा गया। ये 3 अवस्था को G1 फेज। इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में जो कोशिका का आकार सिर्फ बढ़ता है यानी डेवलप करता है। एस फेज, इसमें क्या होता है सिंथेटिक अवस्था में होता है। और जी फेज जो होता है इस अवस्था में, एस फेज में डीएनए कॉपी नहीं होता और G1 फेज में क्या होता है डीएनए कॉपी भी होता और इसके बाद इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है यानी प्रोटीन का संग्रह करके इसका डेवलपमेंट होता है। पूर्वावस्था यानी प्रोफेज, प्रोफेज जो होता है ये जो आप लोग देख रहे हैं ये क्रोमोसोम की अवस्था होती है जो गुना आकार का बना हुआ है, कुंडलित बना हुआ है, गल्जिकाय बॉडी बना हुआ है। अब प्रोफेज होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे गायब होने लगता है, गुणसूत्र का जाल धीरे धीरे अलग होने लगता है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेंट्रोसोम के नाम से जाना जाता है और एनिमल सेल में यह पाया जाता है यह अवस्था, किंतु प्लांट सेल में यह अवस्था यानी प्रोफेज अवस्था नहीं पाया जाता। अब मेटाफेज, यह सब अवस्था को स्पाइंडल फाइबर के का निर्माण होता है। इस विभाजन में 2 से 10 मिनट का समय लगता है। और एनाफेज ये सबसे छोटी अवस्था होती है, 2 से 3 मिनट का समय लगता है और इसमें 2 गुणसूत्र दोनों अलग अलग ध्रुवों में चली जाती है। ठीक है, दोनों अलग अलग ध्रुवों में कंप्लीट चला जाता है। अब देखते हैं टेलोफेज या अस्ट्रल रे गायब होने लगती है इसकी और क्रोमोसोम आपस में कुंडलित होने लगती हैं और इस तरह का मातृ कोशिका 2 कोशिका में बढ़ जाती है, एक सेपरेट रूप आकार ले लेती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं मातृ कोशिका। यहाँ पे हमारा सेल डिवीज़न कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तो इसे हम बाद में देखते हैं और भी इसका विभाजन होता है और इसे हम बाद में डिस्क्राइब करके और भी ज़्यादा अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। सो आज का जो है इम्पोर्टेंट इसे आप लोग कृपया करके अपना कॉपी में नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और हमारे गुरुकुल एकेडमी के स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि और एक बात बताना चाहते हैं कि गुरुकुल एकेडमी जो कि हमारा एक विशेष स्थान है जहाँ पे हम विद्या अध्ययन करते हैं और यहाँ से हमें अच्छी अच्छी बातें और अच्छी अच्छी स्टडी को सिखाया जाता है। और आज के दौर पे हम घर बैठे आप लोगों को पढ़ा पा रहे हैं। यह हमारा स्मार्ट स्टडी जो कि आप ही लोग से प्रेरणा लेकर के हम सीखे हैं और एक यूट्यूब चैनल भी क्रिएट किए हैं। वह यूट्यूब जो चैनल है वो राज सेतु के नाम से जाना जाता है। राज सेतु स्टडी के नाम से जाना गया है। ठीक है, ये बनाया हूँ मैं, कृपया करके आप लोग एक बार सर्च कर लीजिएगा, उसमें इसके बारे में डिस्क्राइब करके दिया हुआ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।